सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं ब्रिटिश ड्रामा की सीरीज़। इससे पहले हमने ऑलरेडी ब्रिटिश पोइट्री की सीरीज़ कवर कर चुके हैं एंड उसके अंदर जितने भी आपके मैंने पैसेजेस पढ़ाए थे सेम वही क्वेश्चंस आपके आरटीसी वाले पूछे गए हैं पैसेजेस में। एंड आई होप इस बार भी सेम वही चीज़ रिपीट हो, जो मैं आपको आरटीसी के पैसेजेस पढ़ाऊँ मोस्ट प्रोबेबली वही आपको पूछे जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। एंड आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर फॉस्टर्स की समरी देखेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं पीवाईक्यूज़ में, प्लस जो भी आरटीसी वाले क्वेश्चंस है। ओके, सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखो ताकि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। सो मेरा नाम है एकता मुक्कल, आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, आवर वेरी ओन इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो ये प्ले है डॉक्टर फॉस्टर्स, इट इज़ अ ट्रैजिक प्ले, मतलब एक दुख भरी कहानी है ये, जिसको लिखा था क्रिस्टोफर मार्लो ने लेट 16th सेंचुरी के अंदर। तो इस प्ले में एग्जैक्टली होता क्या है, देखो ये जो हमारा डॉक्टर फॉस्टर्स नाम का कैरेक्टर है, ठीक है, ये बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है, इसने डिफरेंट फील्ड्स में पढ़ाई की होती है, बट अब ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है कि इसको ना कैसे भी करके और ज़्यादा पावरफुल बनना होता है। तो इस पूरी स्टोरी में ये कैसे पावर अटेन करता है और क्या क्या चीज़ें इसके साथ होती है उस पावर को लेने के बाद, ये इस प्ले की मेन कहानी है। ठीक है, अब हम डिटेल में इसके एक एक प्लॉट को समझेंगे, एक एक सीन को समझेंगे, जिससे अगर आपको बीच में से कोई क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में तो वो भी आप अच्छे से आंसर कर सको। ओके, तो सबसे पहले जो ये प्ले शुरू होता है प्रोलोग के साथ। प्रोलोग क्या होता है, जब भी कोई हमारा इस तरह का एक्ट होता है ना, तो एक स्टार्टिंग में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये यहाँ पे कोरस में कुछ लोग गाना गाते हुए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कोरस क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा थिएटर में ऐसे एक ग्रुप ऑफ पीपल है ना, सॉन्ग गाते गाते आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं उस प्ले से रिगार्डिंग। तो यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स का ही बारे में जिक्र कर रहे होते हैं वो लोग कि एक डॉक्टर फॉस्टर्स नाम का कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, उसने डिफरेंट फील्ड्स में महारत हासिल कर ली है, जैसे थियोलॉजी हो गया, लॉ हो गया, मेडिसिन हो गया, फिज़िक्स हो गया, उसने कोई फील्ड नहीं छोड़ी। पर अभी भी है ना, उसकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई, अभी भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो अभी भी बहुत डिससेटिस्फाइड है। वो चाहता है कि वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाए, वो और भी ज़्यादा इस दुनिया पे ना ऐसे बहुत कंट्रोल सा पाले, अभी भी उसका जो एम्बिशन है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसके लिए वो फाइनली अब मैजिकल पावर्स की टूवर्ड्स बनता है, मतलब ब्लैक मैजिक सीखना चाहता है, जिससे उसको लगता है कि अगर मैंने ये ब्लैक मैजिक सीख लिया तो फाइनली मेरा जो एक लेवल है ना वो हाईएस्ट लेवल पहुंच जाएगा, कि इससे ज़्यादा कोई इंसान कुछ अचीव नहीं कर सकता। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो ब्लैक मैजिक उसको मिलता है। तो एक्ट 1 में दिखाया जाता है कि हमारा जो ये डॉक्टर फॉस्टर्स नाम का कैरेक्टर है, ये एक तरह की डिबेट कर रहा होता है कि मैंने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, थियोलॉजी पढ़ी, लॉ पढ़ा, फिज़िक्स पढ़ा, मेडिसिन पढ़ा, लेकिन किसी को भी पढ़ के ना मेरे को ऐसा कोई पावरफुल इंसान जैसी कोई महसूस नहीं हुआ। तो अब मेरे को ना ब्लैक मैजिक पढ़ना चाहिए, जिसको हम नेक्रोमेसी भी बोलते हैं। तो इसके जो दो दोस्त होते हैं, वॉल्डेस एंड कॉर्नेलियस, वो दोनों भी मैजिशियंस होते हैं, तो वो और ज़्यादा इसको एनकरेज करते हैं कि हाँ तुम ब्लैक मैजिक सीखो, जिससे कि तुम और ज़्यादा पावरफुल हो सको। अब ये फॉस्टर्स जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक सीखने लग जाता है, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता है। तो एक बार ये इसी तरीके से ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहा होता है एंड ये समन करता है मेफिस्टोफेलिस को। समन करना मतलब बुलाता है मेफिस्टोफेलिस को। मेफिस्टोफेलिस कौन है, ये एक तरह का डेविल है, एक शैतान, इंसान नहीं बोलेंगे, शैतान ही कोई चीज़ है। ठीक है, तो मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है, उससे बोलता है कि तुम मुझे मैजिकल पावर्स दो, तुम मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक सिखाओ। अब मेफिस्टोफेलिस बोलता है कि नहीं भाई, मैं तो ऑलरेडी एक सर्वेंट हूँ लूसीफर का। अब लूसीफर हम एक तरह से बोल सकते हैं जितने भी सारे शैतान हैं उनका राजा है, तो मेफिस्टोफेलिस उसका सर्वेंट है। तो वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारा तो कोई हुक्म नहीं मानने वाला, मेरा ऑलरेडी कोई और मालिक है। अब क्योंकि हमारा जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वो बहुत ईगर हो रहा होता है ये सारी मैजिकल पावर्स पाने के लिए, तो वो मेफिस्टोफेलिस को बोलता है कि तुम अपने मालिक को जाके बोलो कि मैं अपनी जो सोल है, मेरी आत्मा है, उसे बेचने के लिए तैयार हूँ आपको 24 ईयर्स के लिए, एंड इसके बदले में मुझे अनलिमिटेड नॉलेज चाहिए और जितनी भी मैजिकल पावर्स है उन सब का मेरे को एकदम से एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो मेफिस्टोफेलिस के भी उसको साथ साथ एक अपना सर्वेंट चाहिए। तो जो लूसीफर है वो इसकी बात से एग्री कर जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
नेक्स्ट एक्ट में जो ये डॉक्टर फॉस्टस है ये थोड़ा सा सोच रहा होता है गहराई में कि मैंने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया। इसी टाइम पे ना इसके आसपास दो स्पिरिट्स आती है जो एक तरह से एंजल्स होती है, एक होती है ईविल एंजल और एक होती है गुड एंजल। तो गुड एंजल जो होती है वो बोलती है कि तुमने ना बहुत गलत किया, तुम अभी भी भगवान से माफ़ी मांग सकते हो और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपनी सोल बेचने की, ये सारी मैजिकल पावर्स वगैरह सब बेकार है, तुम भगवान के जो है शागिर्द बन के रहो। लेकिन जो ईविल सोल है वो बोलती है नहीं, कि देखो तुम्हें अगर मैजिकल पावर्स मिल गई तो तुम इस दुनिया में क्या क्या कर सकते हो। तो उसे बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन सी क्रिएट कर देती है कि तुम एक बार सोच के तो देखो कि तुम्हारा कितना ज़्यादा राज होगा, तुम्हारी कितनी वाहवाही होगी। तो इस तरीके से उसे और ज़्यादा एम्बिशियस बना देती है। अब मेफिस्टोफेलिस आता है ये कंफर्म करके कि हाँ जो लूसीफर है वो मान गया है एंड तुम्हें अपने खून से साइन करना पड़ेगा कि तुमने अपनी जो है सोल बेच दी है। अब जब वो डॉक्टर फॉस्टस खून से साइन करने वाला होता है तो उसका जो खून है वहीं जम जाता है। तो वो एक तरह से ब्लैक ओमन दिखाते कि एक गलत साइन दिखाते, जैसे कहते हैं ना अपशगुन, अपशगुन दिखाते कि वो कहीं ना कहीं उसे ये करना चाहिए नहीं। वो खुद भी सोचता है कहीं ये अपशगुन तो नहीं है कि मेरा खून ही जाम हो गया। तो मेफिस्टोफेलिस जो है मैजिकली जो उसका खून होता है उसको पिघला देता है ताकि वो साइन कर सके। एंड फाइनली डॉक्टर फॉस्टस जो है वो उस फॉर्म पे साइन कर देता है कि हाँ मैंने अपनी सोल तुम्हें बेच दी है 24 ईयर्स के लिए। एंड उसके बाद जो डॉक्टर फॉस्टस है मेफिस्टोफेलिस, क्योंकि अब उसका सर्वेंट बन गया है इस डील के अकॉर्डिंग, तो वो मेफिस्टोफेलिस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है रिलेटेड टू वर्ड एंड वो सारे मेफिस्टोफेलिस उसे सब चीज़ों का जवाब देता है। फिर एक बार डॉक्टर फॉस्टस उससे बोलता है कि तुम मेरे लिए ना वाइफ लेकर आओ, मुझे वाइफ की ज़रूरत है। तो मेफिस्टोफेलिस बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए वाइफ नहीं ला सकता, वो बहुत ही एक पायस रिचुअल है, तो मैं क्योंकि एक डेविल हूँ तो मैं वो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, बाकी दुनिया की मैं तुम्हें सारी पावर्स दे सकता हूँ। तो अब जो उसे नई नई ये मिस्टिकल पावर्स मिली है उससे वो थोड़े बहुत ऐसे एंटरटेनिंग काम करता है जिसकी लिस्ट हम आगे पढ़ेंगे। अब एक्ट 3 और एक्ट 4 दोनों के ही अंदर जो डॉक्टर फॉस्टस अपनी मैजिकल पावर्स यूज़ करता है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले तो जो डॉक्टर फॉस्टस और मेफिस्टोफेलिस है ये यूरोप चले जाता है, रोम में, एंड वहाँ पे जाके जो पोप होता है उसे परेशान करते हैं, उसके जितने भी उसके अंडर काम कर रहे होते हैं लोग उन्हें परेशान करते हैं। तो बहुत ही छोटी ट्रिवियल सी ट्रिक्स ये यूज़ करता है, जैसे इनविजिबल हो गया, कहीं से खाना चुरा लिया, ऐसे स्टूपिड सी हरकतें करता है। बट फिर भी इसकी थोड़ी चर्चा होने लग जाती है कि हाँ ऐसे डॉक्टर फॉस्टस है, उसने नया नया अभी मैजिक सीखा है। तो इसकी यही चर्चा सुनते हुए इसे चार्ल्स 5 इसे बुलाता है अपने दरबार में कि तुम यहाँ पे आके मुझे भी मैजिक दिखाओ। तो चार्ल्स 5 इसे बोलता है कि तुम अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो सोल है उसकी बॉडी है उसे यहाँ पर ला के दिखाओ। तो डॉक्टर फॉस्टस वो कर देता है। एंड फिर चार्ल्स 5 बोलता है कि तुम मेरी बीवी को है ना अभी अंगूर खाने का मन कर रहा है, तुम अंगूर उसके लिए ला के दिखाओ। पर क्योंकि वो मिड विंटर का टाइम होता है तो उस टाइम पे अंगूर इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते, बट फिर भी वो मैजिकली वो दे देता है। अब ये सारे मैजिक देख देख कर ना एक नाइट होता है वहाँ पे, वो बहुत ऐसे मज़े ले रहा होता है कि ये क्या बकवास है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो उस नाइट के सर पे वो ऐसे सींग उगा देता है। ठीक है, आपको ना ये सारी जितनी भी छोटी छोटी मैजिकल जितने भी इवेंट्स हैं ये याद रखने, एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको काम आएंगे। फिर एक इंसिडेंस होता है जिसमें एक जो हॉर्स सेलर होता है वो उसको है ना नकली घोड़ा बेच देता है, जो एक्चुअली में घोड़ा होता नहीं है। जैसे ही वो घोड़ा पानी पीने जाता है तो एकदम से वो स्ट्रॉ का ऐसे ढेर बन जाता है, तो वहाँ पे उसको लॉस हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी स्टूपिड सी मैजिकल हरकतें करते 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 हमारे 24 साल डॉक्टर फॉस्टस के पूरे हो जाते हैं। एंड फाइनली वो टाइम आ जाता है जब उसे अपनी सोल जो है देनी पड़ेगी, मतलब पूरी तरीके से उसको इस जीवन से बाय बाय बोलना पड़ेगा। 24 सालों के बीच बहुत बार बहुत सारे जो उसके दोस्त होते हैं, वेल विशर्स होती है, वो जो गुड सोल होती है, वो सब मिलके उसे कई बार जो है चेतावनी देने की कोशिश करते हैं कि तुम अभी भी अपना ये पैक्ट जो है क्लोज़ कर दो, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तुम भगवान से माफ़ी मांग लो। एक ओल्ड मैन होता है जो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाता है। वो एक बार को सोच में भी पड़ जाता है क्या अभी भी भगवान मुझे माफ़ कर सकता है, क्या अभी भी मेरी जो ये सारी डीड्स है वो वापस हो सकती है। जब वो
अपने लास्ट मोमेंट पे पहुंच गया है, ये उसे सीरियसनेस तब क्लिक होती है। तो एकदम से मेफिस्टोफेलिस उसे फिर आके डरा देता है कि नहीं, तुम अब गद्दारी नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, तुमने ऑलरेडी 24 ईयर्स तक काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर लिया अपनी मैजिकल पावर्स, अब लास्ट में आके तुम पीछे नहीं हट सकते बिल्कुल भी। तो फिर वो दोबारा से वो ये हो जाता है कि ठीक है, अब ये मैजिकल पावर्स मिल ही रही है तो क्यों ना हम हेलेन ऑफ ट्रॉय को बुला ले। हेलेन ऑफ ट्रॉय कौन है? ये बहुत ही दुनिया की सबसे सुंदर औरत मानी जाती थी। तो जैसे ही ये उसे देखता है हेलेन को कि तो एकदम से दोबारा मंत्रमुग्ध हो जाता है कि हाँ, ये मैजिकल पावर्स ही बढ़िया है। तो इस टाइम पे सिडक्शन की बात हो रही है, टेम्पटेशन की बात हो रही है और ज़्यादा एम्बिशन की बात हो रही है, बट जो उसका एक गॉड से कनेक्शन है वो पूरी तरह से लॉस्ट होता है। अब धीरे धीरे लास्ट आवर आ जाता है उसकी मौत का, जब उसे बहुत ही ज़्यादा रिपेंट होता है कि बहुत दुख होता है कि मैंने क्यों ये डील कर ली, क्या ये पैक्ट अभी भी वापस नहीं हो सकता, ऐसे बहुत ज़्यादा वो सोचता है। लेकिन फाइनली जो डेविल सोल होती है हमारी लूसीफर, उसको अर्थ से खींच के हेल ले ही जाती है एंड इसी तरीके से उसका खात्मा हो जाता है। एंड लास्ट में जाते जाते जो डॉक्टर फॉस्टस है वो बस इतना चाहता है कि मेरी जितनी भी मैजिक की बुक्स है वो सारी जला दी जाए, ताकि मेरे जैसा और कोई स्टूपिड डॉक्टर फॉस्टस पैदा ना हो जो इतनी बड़ी गलती कर दे। तो ये है इस प्ले की पूरी समरी। अब हम इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम डॉक्टर फॉस्टस की ही बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस एज अ कैरेक्टर हमारे एग्ज़ाम में को 3 बार पूछा गया है अलग से कि इस कैरेक्टर का आप पूरा समराइजेशन करें कि किस तरीके का कैरेक्टर था। तो ये एक ब्रिलियंट जर्मन स्कॉलर था जो कहाँ से पढ़ा हुआ था? विटनबर्ग से, ठीक है। एंड इसके बाद बहुत ज़्यादा स्किल्स किस चीज़ में थी? थियोलॉजी में थी। थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ गॉड एंड लॉ, मेडिसिन एंड लॉजिक एंड फिजिक्स, जितने भी आप इसमें सब्जेक्ट्स ऐड करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसमें महारत हासिल ना की हो। फिर ये अपनी जितनी भी इसकी ह्यूमन से लिमिटेड जो पावर्स थी ना, उससे बहुत डिससेटिस्फाइड था कि अभी भी इसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। ओके, एंड अर्थली अचीवमेंट्स ये कितनी भी पाले उस सबसे वो खुश नहीं था। अब इसे सुपर नेचुरल पावर्स की डिज़ायर थी बहुत ज़्यादा, तो ये एक पॉइंट लिख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा फेम चाहता था, प्लेजर चाहता था एंड कंट्रोल ओवर नेचर एंड स्पिरिट्स। ओके, एंड ये क्या करता है आप, अच्छा इसमें कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं ना, तो उसके जितने भी एक्शंस होते हैं आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। तो ये लूसीफर के साथ एक पैक्ट करता है जिसमें ये 24 ईयर्स के लिए अपनी सोल को उसे बेच देता है। तो और एंड उसके बदले में वो मेफिस्टोफेलिस को एज अ सर्वेंट चाहता है, प्लस अनलिमिटेड पावर्स चाहता है। एंड उसे हमेशा ना वो 2 चीज़ों के बीच में कंफ्यूज रहता है कि क्या उसे दुख मनाना चाहिए अपने एक्शंस का, या फिर क्या उसे एंजॉय करना चाहिए जो ऑलरेडी उसने कर दिया है, और उसको जो मैजिकल पावर्स मिली है उसे वो किस तरीके से यूज़ करेगा, ये सब वो सोचता रहता है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक जो सिंबल था हमारा, गुड एविल एंड बैड एविल, जो हर इंसान के साथ चलती है। जब भी हम कोई बड़ा डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ना दोनों थॉट्स एक साथ रन करती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये जो गुड एविल एंड बैड एविल का सिंबल है, सिंबॉलिकली इसमें दिखाया है, ये हमारी वही पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स होती है जिसके थ्रू हम एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट इसमें जो मैजिकल एबिलिटीज़ है उसमें दिखाया कि उसने मैजिकल पावर्स पाके भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सट्रीम कुछ चीज़ें नहीं की इस दुनिया में। बहुत ट्राइबल सी, बहुत छोटी मोटी चीज़ें ट्रिक्स करके वो बस खुश हो जाता था, तभी उसे लास्ट में इतनी सारी मैजिकल पावर होने के बावजूद भी वो संतुष्टि नहीं मिलती। एंड ओके, लास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा फियर और रिग्रेट से घिर जाता है कि उसने जो भी किया है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा गलत तो था, वो भगवान के अगेंस्ट चला गया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है कि ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजिक प्लेस में से माना जाता है, क्योंकि इसमें ना किसी इंसान को ओवर अचीव करने का जो पागलपन भूत सवार होता है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये हमारे इस प्ले में दिखाया गया है। हमारा जो ये कैरेक्टर है मेफिस्टोफेलिस, इसके बारे में भी एक बार क्वेश्चन आया है, आपको इससे रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो देखो, ये जो मेफिस्टोफेलिस होता है ये एक डेविल होता है, किसका सर्वेंट होता है? ये लूसीफर का सर्वेंट होता है। एंड जो कब आता है प्ले के अंदर? जब फॉस्टस मैजिकली समन करता है उसे थ्रू नेक्रोमेसी, ठीक है, मैजिकल पावर्स का यूज़ करके। तो इनिशियली तो वो फॉस्टस को वार्न करता है कि भाई जो हेल है, जो नर्क है, उसके बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप हो सकता है, बट
बट साथ ही साथ वो उसे और ज़्यादा टेम्पटेशन भी जगाता है कि जब वो पावर्स मिल जाएंगी ना तो तुम्हारे लिए क्या कुछ हो जाएगा, तुम्हें उस चीज़ का आइडिया नहीं है। अच्छा, मेफिस्टोफेलिस है ना पूरे प्ले में फॉस्टस के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे स्पिरिचुअल इंसाइट्स भी क्रिएट करता है, उसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताता है। बीइंग अ डेविल, ये थोड़ा सा एक क्लैश ऑफ उसका कैरेक्टर दिखाया कि जैसे वो डेविल है बट फिर भी वो कई बार उसे सही सलाह भी देता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरीके से बीइंग एन ऑनेस्ट सर्वेंट। तो वो पूरे टाइम जो लूसीफर है उससे बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रहता है, लॉयल रहता है एंड वो इंश्योर करता है क्योंकि अब तुमने फॉस्टस ने जो ये पैक्ट डील साइन करी है ना, इसके लास्ट में ये इसका जो खात्मा है वो होना निश्चित हो, ठीक है, किसी भी तरीके से वो नहीं कैंसिल हो सकता। तो जब जब भी फॉस्टस का दिमाग ऐसे कंफ्यूज करता है उसे कि मुझे ये डील कैंसिल कर देनी चाहिए, तो तब मेफिस्टोफेलिस आके उसे और भड़का देता है कि तुम गद्दार हो, तुम ये नहीं कर सकते, तो वो उसे मैनिपुलेट कर देता है। तो एक मैनिपुलेटिव कैरेक्टर भी हम इसे मेफिस्टोफेलिस को बोल सकते हैं। अगर इस प्ले की थीम्स की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी होगी कि ओवर अचीविंग जब हमारा एम्बिशन बन जाता है तो उसका कितना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें थीम लिख सकते हो आप, गुड वर्सेस एविल। जब आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं तो आप समझदारी से कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हो, उसके बाद ही आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। एंड सिर्फ फिर दिखाते हैं कि नॉलेज और उसकी क्या लिमिटेशंस हो सकती है। नेक्स्ट, डैम्नेशन एंड रिडेम्पशन। डैम्नेशन मतलब जब आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हो, रिडेम्पशन मतलब उससे किसी भी तरीके से आप चाहते हो कि अब मुझे मुक्ति मिल जाए, तो वो चीज़ हो नहीं पाती। तो ये इस मेन प्ले के थीम्स में आता है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज रेनाइसेंस, ह्यूमनिज्म एंड मेडिवल मॉरलिटी। देखो रेनाइसेंस के तो वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब मैं आपको ये रेनाइसेंस टॉपिक पढ़ाऊँगी डिटेल में तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, बट इसका एक एस्पेक्ट ह्यूमनिज्म भी होता है कि मतलब ह्यूमन को ये सेंटर में रख के बोलता है कि जो इंसान है उसकी वैल्यू करो, ठीक है। एंड प्लस मेडिवल मॉरलिटी, मेडिवल मॉरलिटी कहती है कि भाई आपका जो ये रिलीजन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक क्लैश दिखाया है कि इंसान अपने आप को सेंटर में रख के सोचे या फिर भगवान को सेंटर में रख के सोचे। ओके, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस play. Now we will look at the important questions that has been asked in the last exams. तो हमारा जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस डॉक्टर फॉस्टस एज अ ट्रेजेडी एंड रिलेटेड टू द प्रेडिकामेंट ऑफ मॉडर्निस्ट हीरो या फिर एस्पिरेशनल रेनाइसेंस मैन, कंटेम्प्रेरी मैन। देखो ये घुमा फिरा के नाम बदल बदल के उन्होंने दी है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन पिछले 15 सालों में 10 बार पूछा गया है घुमा फिरा के। तो आप ये तो एक्सपेक्ट करके चलो कि अगर डॉक्टर फॉस्टस से क्वेश्चन आएगा, देयर आर हाई चांसेस कि वो डॉक्टर फॉस्टस को बोलेंगे कि एज अ ट्रेजेडी आप उसके ऊपर कमेंट करो कि ये ट्रेजेडी कैसे है, एंड फिर उसको आज का जो मॉडर्निस्ट मैन है वो उससे कंपेयर करो कि वो आज उस मॉडर्निस्ट मैन से कहाँ लिंकअप करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस एक ट्रेजेडी क्यों है। तो देखो इसके अंदर एक हमारा ट्रेजिक हीरो है डॉक्टर फॉस्टस, जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है, स्कॉलर है, बट फिर भी एंड में जाके उसके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती है। नेक्स्ट, हमेशा जो ट्रेजेडी वाले हमारे प्लेज होते हैं उसमें हमर्शिया का यूज़ किया जाता है। हमर्शिया क्या होता है, एक तरह का फैटल फ्लॉ, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती हमारे जो मेन हीरो है उससे हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट। तो पूरे ही प्ले में जो है आप कन्फ्लिक्ट देखोगे, गुड वर्सेस एविल का कन्फ्लिक्ट देखोगे। जो हमारा डॉक्टर फॉस्टस है वो हमेशा सोचता रहता है कि क्या मुझे वापस जाके भगवान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए या फिर मुझे अपनी मैजिकल पावर्स इंजॉय करते रहने चाहिए। नेक्स्ट, डाउनफॉल एंड डैम्नेशन। तो ट्रेजेडी जो वाले प्ले होंगे ना उनमें हमेशा आपको जो हमारा हीरो होगा उसका डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा कि वो लास्ट में जाते जाते ना बर्बादी की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट इज कैथारसिस। कैथारसिस मतलब आप जब वो वाली फीलिंग जब है ना प्ले के अंदर जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा हीरो से सिंपैथी फील करे या फिर उसके ऊपर दया है या फिर उसके लिए डर लगे, ठीक है। तो इस प्ले के अंदर सेम चीज़ होती है। हमें डॉक्टर फॉस्टस के साथ जब वो मैजिकल पावर्स एंजॉय करता है तो हमें उसके लिए अच्छा भी लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो 24 ईयर्स ख़त्म होते रहते हैं एंड हमें पता होता है कि अब लास्ट में उसका मरना तय है, तो हमें उसके लिए बुरा
भी लगता है, उसके ऊपर दया भी आती है। एंड लास्ट इज़ मोरल एंड फिलोसफिकल डेप्थ। ठीक है, तो जितने भी जो हमारे ट्रेजेडी वाले प्लेज होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी एंड आपको ऐसे गहराई से सोचने के लिए एक टॉपिक दिया जाएगा कि हाँ, इस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो कि गुड वर्सेस ईविल में आपको ईविल चूज़ करना है कि आप पूरे 24 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सको लाइफ, या फिर 24 ईयर्स के बाद आपका हेल में क्या हालत होगी वो भी आपको देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन एक और पार्ट क्रिएट करता है कि ये जो हमारा हीरो है, ट्रेजिक हीरो है, ये आज के टाइम का मॉडर्निस्ट मैन या फिर कंटेम्प्रेरी मैन या फिर रेनाइसेंस मैन, ये सारे वर्ड्स एक ही है कि आज के टाइम का जो इंसान है वो कैसे उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा सिमिलर है। तो मॉडर्निस्ट मैन हम किसको बोलेंगे? जो ज़्यादातर एलिनेटेड हो, आइसोलेटेड हो। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हमारा जो ये कैरेक्टर है डॉक्टर फॉस्टस, ये भी काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड था, इसे हर चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी एंड ये भी काइंड ऑफ एग्जिस्टेंशियल डिलेमास में जी रहा था। एग्जिस्टेंशियल डिलेमास तब होते हैं जब आपको ना किसी भी चीज़ में मीनिंग नज़र आए और आप हमेशा ये सोचो कि यार मैं जीवित क्यों हूँ, मैं एक लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो इस एग्जिस्टेंशियल जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं कि जो वो एक्शन कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग भी निकल रहा है या नहीं। नेक्स्ट वो क्वेश्चन करते हैं वैल्यूज़ को, रिलीजन को एंड लाइफ में मीनिंग को। एंड बहुत ही ज़्यादा जो मॉडर्निस्ट हीरो होते हैं हमारे, वो फ्रेगमेंटेड रहते हैं, मतलब उनकी ना लाइफ एक सेट स्टेबल तरीके से नहीं चलती है, टूटी फूटी सी ज़िंदगी रहती है। मतलब कुछ एक्शंस कहीं हो रहे होते हैं, कुछ एक्शंस कहीं हो रहे होते हैं एंड कोई बैलेंस उनकी लाइफ में नहीं होता। एंड फ्रेगमेंटेशन, डिसइल्यूशनमेंट मतलब होता है कि वो उनके अंदर एक डिसबिलीव सा क्रिएट रहता है हमेशा। जैसे हमारे डॉक्टर फॉस्टस हमेशा कन्फ्यूजन में रहता था, डिसबिलीव में रहता था, उसे इतनी मैजिकल पावर्स मिल गई फिर भी वो 100% सेटिस्फाइड नहीं था। तो सेम चीज़ हमारे जो आज के मॉडर्निस्ट हीरोज़ होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिलती है। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इट इज़ डॉक्टर फॉस्टस एज अ स्टडी ऑफ कन्फ्लिक्ट विद रेफरेंस टू क्रिश्चियन फेथ। ये एग्ज़ाम में 3 बार पूछा गया है पिछले PYQs में। तो इसमें आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डॉक्टर फॉस्टस है वो कैसे कन्फ्लिक्ट करता है क्रिश्चियन फेथ के साथ। तो इट कन्फ्लिक्ट्स विद डिवाइन ग्रेस एंड सिंफुल एम्बिशन, कि भाई या तो आप डिविनिटी को चूज़ करो, भगवान को चूज़ करो, या फिर आप पाप की दुनिया में चले जाओ। तो उसके बीच में ये एक क्लैश दिखाता है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड एविल विद इन द ह्यूमन सोल, कि हमारे आत्मा के अंदर ही किस तरीके से एक अच्छी आत्मा होती है और एक बुरी आत्मा होती है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्री विल एंड प्री डेस्टिनेशन, कि मतलब आप पूरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा फ्रीली जियो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास कि आपको पहले ही पता है कि 24 ईयर्स के बाद आपका इस तरीके से खात्मा होगा। तो आप कौन सी चीज़ को चूज़ करोगे? एक अनलिमिटेड पावर्स 24 ईयर्स तक लिमिटेड है और आपको पता है एग्जैक्टली उस पॉइंट के बाद आपकी लाइफ ख़त्म होनी है, या फिर आप पूरी लाइफ फ्रीली जियो बिना किसी डर के, बिना ये सोचे कि भाई मेरा कोई हेल में इंतज़ार कर रहा है, 24 ईयर्स के बाद मुझे वहाँ जाना ही जाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन रेनाइसेंस ह्यूमनिज्म एंड मेडिवल क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। अच्छा, रेनाइसेंस ह्यूमनिज्म जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये इंडिविजुअल इंसान को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है कि भाई इंडिविजुअल इंसान कितना ज़्यादा खुश है अपने आप में। लेकिन क्रिश्चियन जो हमारे डॉक्ट्राइन है वो कहती है कि नहीं, आप भगवान के बारे में सोचो, आप सोसाइटी के हिसाब से ज़्यादा चलो, आप सोशल एनिमल हो तो उसके हिसाब से आप बंध के रहो। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ डिस्पेयर एंड रिडम्पशन। देखो, डिस्पेयर मतलब होता है कम्प्लीटली आपने हर तरह से अपनी होप खो दी हो, जहाँ पे आपको पता है कि आपका जो खात्मा है वो निश्चित है। एंड रिडम्पशन मतलब होता है कि जब आपने किसी चीज़ से सौदा किया है, अब आपको वो चीज़ वापस करनी पड़ेगी। तो जब आपने 24 ईयर्स तक अपना इंजॉय कर लिया है तो फाइनली इट्स टाइम फॉर रिडम्पशन, कि अब आपको वो जितना भी आपने अपने जो कर्म है इकट्ठे करे, अब उसको पूरा आपको भुगतान करना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से ये लाइफ जी है ना। किसी भी तरीके से अब वो रिडीम नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, उसका जो एक डेस्टिनी है वो तय है हर तरीके से। सो द फर्स्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव ओवर हियर इज हेलेन हुज ब्यूटी कॉज्ड Troy to burn will do the same for Faustus. The immortality offered by the kisses of a demon lover is an eternity in hell.
मतलब ये लाइन डॉक्टर फॉस्टस के अंदर कब यूज़ होती है, जब जो डॉक्टर फॉस्टस है वो बुलाता है हेलेन को ये सोचने की बजाय कि काश अभी भी मैं भगवान से माफ़ी मांग लूँ, रिडेम्पशन मांग लूँ उनसे कि आप मुझे किसी भी तरीके से माफ़ कर दीजिए, चाहे उसके बदले में आप कुछ भी ले लीजिए। तो भगवान से तो वो डील करने की बजाय सोचता है कि अभी भी मेरे पास जितना भी टाइम बचा है मैं उसमें भी इंजॉय करूँगा। एंड हेलेन को बुलाते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी थी, बट उसकी वजह से पूरी की पूरी एक सिटी जो ट्रॉय नाम की सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक ट्रोजन वॉर होता है। एंड ये जो पूरा इसका इंसिडेंस है ये शो करता है कि जो आप बहुत ही ज़्यादा टेम्पटेशन की तरफ बढ़ते हो, सिडक्शन की तरफ बढ़ते हो, उससे आपका कहीं ना कहीं और ज़्यादा फेटल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ आप बढ़ रहे हो, कुछ आपका साथ अच्छा नहीं होगा। तो वहाँ पे भी ये सिंबलाइज कर रही है कि आपको सोचने का टाइम मिलता है बट तब भी आप गलत डिसीजन लेते चले जाते हो। तो इन लाइंस को आप ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने आपको पूरी जो समरी दी है उससे काफ़ी सारे रेफरेंसेस आप उठा सकते हो। सो द नेक्स्ट लाइन इज़ with a base fracas of your medicine still you increase your friends। so this line is said by Wagner जो कि डॉक्टर फॉस्टस का असिस्टेंट होता है। तो एक इंस्टेंस होता है जब उसके पास कोई ऐसे क्लाउन और छोटे मोटे डीविल्स आते हैं, जैसे रॉबिन नाम का एक क्लाउन आता है। तो वैगनर उसे ऑफर करता है कि मैं जो है तुम्हें ये वाइन पिला देता हूँ एंड तुम मेरे लिए सर्वेंट बन जाओ, मैं तुम्हें और भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐशो आराम दूंगा, ये छोटी मोटी चीज़ें दूंगा। तो वो राज़ी हो जाता है। तब ये सेंटेंस बोला जाता है विद अ बेस फ्री केस ऑफ योर मेडिसिन। यहाँ पे बेस फ्री केस का मतलब है कि रेड वाइन, मतलब बहुत ही छोटी सी अमाउंट से हम किसी की दोस्ती जीत सकते हैं, कि इतनी सस्ती यहाँ पे दोस्ती होती है। इस कंटेक्स्ट में ये यूज़ होता है कि मतलब डॉक्टर फॉस्टस भी जो है अपने जो दोस्त बना रहा है, जो उसके ऑलरेडी दोस्त होते हैं वो भी बहुत इतने लॉयल फ्रेंड्स नहीं होते, उसे गलत सलाह भी दे के चले जाते हैं स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे वागनर भी वही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। Next lines are hell had no limits nor is circumscribed in one self space, for where we are is hell and where hell is there must we ever be। ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। तो ये लाइन्स किसने बोली है? मेफिस्टोफेलिस ने। तो ये कब बोली जाती है? जो सबसे पहला हमारा एक्ट होता है उस टाइम पे जब डॉक्टर फॉस्टस समन करता है मेफिस्टोफेलिस को अपनी मैजिकल पावर से। अभी तक मेफिस्टोफेलिस उसका सर्वेंट नहीं बना है। तो जो डॉक्टर फॉस्टस है वो बोल रहा है कि अगर तुम हेल के इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, वहाँ पे रहने वाले हो, तो तुम हेल में क्यों नहीं हो, तुम अर्थ पर क्या कर रहे हो? तो इस पर मेफिस्टोफेलिस बोलता है कि हेल है ना किसी एग्जैक्ट लोकेशन की जगह नहीं है, वो आपकी एक स्टेट होती है कि आप भगवान से दूर हो। जब भी आप भगवान से दूर हो तो मतलब आप एक तरीके से हेल के अंदर ही हो। तो इसमें देखो जो ये फर्स्ट लाइन है, हेल हैड नो लिमिट्स, मतलब हेल की कोई लिमिट्स नहीं है। नॉर सर्कमस्क्राइब्ड इन वन सेल्फ स्पेस, मतलब एक सर्कल वाले स्पेस से लिमिटेड वो नहीं है, सिर्फ एक इतनी सी जगह में हेल नहीं बसा हुआ। फॉर वेयर वी आर इज़ हेल, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ये भी एक तरह से हेल ही है। वेयर हेल इज़ देयर मस्ट वी एवर बी, मतलब जहाँ पे भी मैं हूँ वो ही मेरी जगह हेल है, क्योंकि वहाँ पे भगवान से मेरा कनेक्शन नहीं है। जब भी भगवान से कोई सेपरेटेड है तो वो इंसान एक तरह से हेल के अंदर है। So the next lines are his faith is great, I cannot touch his soul, but what I may afflict his body with I will attempt, which is but little worth। सो इन लाइंस में मेफिस्टोफेलिस बोल रहा है एक ओल्ड मैन के बारे में। जो ये ओल्ड मैन है ये सलाह देता है डॉक्टर फॉस्टस को कि अभी भी ज़्यादा देर नहीं है, तुम अभी भी भगवान से माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। बट मेफिस्टोफेलिस जो है डॉक्टर फॉस्टस को वार्निंग करता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो उस ओल्ड मैन के लिए मेफिस्टोफेलिस यहाँ पे बोलता है हिज फेथ इज़ ग्रेट, कि वो जो ओल्ड मैन है उसकी जो भावना है भगवान के लिए, जो भरोसा है वो बहुत ज़्यादा है। एंड आई कैन नॉट टच हिज सोल, मैं उसकी आत्मा को छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं एक डेविल सोल हूँ तो मैं उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता। बट व्हाट आई मे एफ्लिक्ट हिज बॉडी, मैं थोड़ा बहुत उसे फिजिकल हार्म ज़रूर कर सकता हूँ, बट वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। जो हम एक किसी के सोल को नुकसान पहुँचाते हैं ना, जो इंसान मेंटली या इमोशनली टॉर्चर होता है, वो फिज़िकल हार्म में उसे इतना दर्द नहीं होता। तो वो वहाँ पे वही बोल रहा है कि मैं उसे फिज़िकली तो थोड़ा बहुत हार्म कर दूंगा, बट वो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं, वो विच इज़ बट लिटिल वर्थ, कि वो फिज़िकल हार्म बहुत ही छोटी सी वर्थ रखेगा, बहुत ज़्यादा उसे कष्ट नहीं पहुँचाएगा। द लास्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इज़
टश दीज आर ट्रिफल्स एंड मेयर ओल्ड वाइफ्स टेल्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा एक्ट होता है उसी में डॉक्टर फॉस्टर्स जब उसे सलाह देते हैं लोग कि तुमने क्रिश्चियन स्टोरीज़ नहीं पढ़ी कि किस तरीके से जब लोग ब्लैक मैजिक की तरफ बढ़ते हैं तो एंड में मतलब उनका खात्मा हो जाता है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। तो उस चीज़ को सुन के वो बोलता है कि ये सब बकवास है। टश मतलब बकवास, दीज आर ट्रिफल्स, ये मतलब बहुत ही ऐसे बकवास ही छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जिनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। एंड मेयर मीन्स ओनली ओल्ड वाइफ्स टेल्स, मतलब बहुत पुरानी औरतों की ना ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये सब कुछ सच नहीं है। मतलब अगर मैजिकल पावर्स मैं लूँगा तो मैं और ज़्यादा ग्रेट बनूँगा और पावरफुल बनूँगा, लेकिन मुझे ये सब मत बताओ कि क्रिश्चियनिटी में इस तरह की कोई स्टोरी है जहाँ पे किसी इंसान ने ये सेम चीज़ करी और उसे बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ा। सो नाउ वी हैव रीच द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट आई नो अभी भी कुछ आरटीसी वाले क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उन्हें कवर करेंगे एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले एक लाइव सेशन में आप लोगों का लूँगी, जिसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ के आना है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी मोर ऑफ अ टेस्ट कि आप कितने सारे आरटीसी के जो पैसेजेस हैं वो रिकग्नाइज़ करते हो कि वो किसने कहे थे, किस कंटेक्स्ट में कहते हैं, एंड उसके बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है। तो उस वीडियो में मैं आपको सारे जितने भी बचे हुए जितने बाकी के प्लेस के जितने भी आरटीसी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हम उसमें डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले ही उसके बारे में अपडेट दे दूँगी। ओके, एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।